हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। इस वीडियो में हम जुलाई के मंथ पूरी पॉलिटी के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके यूपीएससी प्री और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड। इस पूरे वीडियो में हम लोग 15 इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करेंगे जो कि काफी चर्चा में रही थी। नंबर 1, वी विल टॉक अबाउट महाराष्ट्र का ये जो अर्बन माओइज्म, अर्बन नक्सलिज्म बिल है। उसके बाद सेक्युलरिज्म इन इंडिया, देन धन धान्य कृषि योजना, देन 1 लाख करोड़ आरडीआई स्कीम। ये पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों के लिए, यानी कि प्री और मेंस ओरिएंटेड दोनों के लिए है। आप वीडियो में देखेंगे कि मैं आपको प्री के क्वेश्चंस भी दूंगा, मैं आपको मेंस के क्वेश्चंस भी दूंगा, ताकि वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो आपका पूरा का पूरा पॉलिटी का, करंट अफेयर का प्रिपरेशन हो जाएगा। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। हम लोग आपको पीडीएफ दे देंगे और आप पीडीएफ में उसको अंडरलाइन करना और जस्ट नोट द फैक्ट्स एंड द कंसेप्ट, दैट इज इट। और कुछ नहीं करने की जरूरत है, ठीक है, पॉलिटी के लिए। नाउ फोन टैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन के जाना। फिर उसके बाद बीमा सखी स्कीम, बिल्स ऑफ लेडिंग, 10 ईयर्स ऑफ स्किल इंडिया इंपॉर्टेंट है। देन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस और वीपी का रेजिग्नेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री ओरिएंटेड। फिर इंडियन हैबिटेट बस्टर्ड का कॉरिडोर, जल जीवन मिशन का एक्सटेंड होना, और नमो द्रोणो दीदी स्कीम और संचार मित्र स्कीम का लागू करना, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पहल ले आता है गवर्नेंस की तरफ से। तो बिफोर वी स्टार्ट, अब मुझे ये बताइए कि हम लोगों ने ये तय किया है ना कि भाई दिसंबर तक हमको मेंस रेडी होना है, यानी कि अपना ऑप्शनल, अपना जीएस, अपना एसए कवर करना है। कैसे करेंगे? अभी अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है लेकिन आप करना चाहते हैं तो आ जाओ, मैं अपने प्रोग्राम में इसको कवर करा रहा हूं इन द नेक्स्ट 140 डेज। नेक्स्ट 140 डेज में मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 लेक्चर्स लूंगा। उस 40 से 50 लेक्चर्स में आपको पूरा मेंस रेडी हम लोग करवा देंगे। बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और आप भी अभी तक लेट नहीं हुआ है। पहला सेशन 5 अगस्त को था, दूसरा 7 तारीख को और तीसरा 12 तारीख को है। फॉर द फर्स्ट 2 सेशंस वी विल गिव यू द रिकॉर्डिंग्स, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नाउ पॉलिटी गवर्नेंस हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद कंप्लीट हिस्ट्री पे आएंगे, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। बहुत लॉजिकली इसको हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है। ओके, कुल मिला के 30 दिसंबर तक आपका मेंस ओरिएंटेड रेडी करवा देंगे, ताकि जब आपका प्री क्लियर हो तो आपको बाकी बच्चों की तरह डर ना हो कि यार क्या करें, अभी तो सब कुछ इनकम्प्लीट है। ऑलराइट, तो एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलिए और बहुत सही टाइम है इस पर प्रिपेयर करने का। नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे प्रोग्राम का, ज्वाइन कर लीजिए और आपको डायरेक्टली मोबाइल ऐप से एक्सेस मिल जाएगा। ओके, ये है हमारे करंट अफेयर्स, प्री और मेंस इंक्लूडेड। जितने भी कैंडिडेट अगर करंट अफेयर्स को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, आप देख लीजिए, ये पूरी वीडियो देखिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं करंट अफेयर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो फिर आ जाइए। करंट अफेयर में हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी योजना, कुरुक्षेत्र, इन सबको कवर कराया जाता है। वीकली सेशन होते हैं और हर एक वीक हर एक सब्जेक्ट को कवर किया जाता है, ताकि आप ट्रैक कर सकें। मैं आपको प्री के, मेंस के क्वेश्चन भी दूंगा, पीवाईक्यूज ओरिएंटेड भी बताऊंगा, थोड़ा फन, हंसी मजाक भी होता है सेशन में, ठीक है, तो थोड़ा सेशन लाइवली रहता है। फिर आपको आंसर राइटिंग भी लाइव हम लोग कराते हैं, डिस्कशन कराते हैं। ओनली 2499 प्री एंड मेंस, ओनली 2499। आपको हैंडआउट्स भी मिलेंगे। ऑलराइट, लेट अस गेट स्टार्टेड। इसके लिए भी आपको मोबाइल ऐप पे और लिंक पर जाना है। सो पहली न्यूज पे हम लोग आते हैं। दिस इज अर्बन माओइज्म बिल। महाराष्ट्र ने इंट्रोड्यूस किया है। ये नई स्कीम नहीं है, मतलब नया बिल नहीं है। 2024 के विंटर सेशन से इस पे बात छिड़ रही है, बट यस, अब जो है वो बिल एक्ट बनने जा रहा है। लेकिन ये है क्या? व्हाट इज अर्बन माओइज्म बिल, या फिर इसको अर्बन नक्सलिज्म बिल, या फिर इसको हम लोग कहते हैं महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल। क्या ये पहली बार देश में ऐसा बिल लागू हो रहा है? नहीं, ऐसे बिल ऑलरेडी आ चुके हैं। कहां कहां आ चुके हैं? छत्तीसगढ़, आंध्र, उड़ीसा, तेलंगाना में आ चुके हैं। लेकिन छत्तीसगढ़, आंध्र, उड़ीसा, तेलंगाना एक माओइस्ट और नक्सलाइट बेल्ट है। लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र ये क्यों लॉन्च कर रहा है? क्यों? क्योंकि यहां पर अर्बन माओइज्म और अर्बन नक्सलिज्म की बात हो रही है। सो व्हाट इज दिस अर्बन माओइज्म? थिंक अबाउट इट। पॉज दिस वीडियो फॉर अ सेकेंड, थिंक अबाउट इट। माओइज्म, नक्सलिज्म सुना है, व्हाट इज अर्बन? सो दोस्तों, ये वो सेगमेंट है जहां पे जो नक्सलाइट बेल्ट है वो अब अपने बेल्ट से निकलकर बाहर आ रहे हैं और अर्बन एरियाज में, जहां पर कॉरपोरेट्स हैं, जहां पर इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, लोग ज्यादा हैं,
ठीक है, जहाँ पे स्किल्ड लेबर्स हैं, लिटरेसी ज़्यादा है, वहाँ पर लोगों को आके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने आइडियोलॉजी से, वहाँ पर लोगों को आके लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं कि लो ये पैसा लो, तुम ये लो, अब तुम काम कर सकते हो। ऐसे कुछ केसेस जो हैं वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना है हमने देखा है, और लोग भाई जिसके पास पैसा नहीं है और उसको आप ले आके दे दोगे 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए, तो वो तो कुछ भी कर देगा ना आपके लिए। तो आपको पता ही है कि पावर्टी, गरीबी और ज़रूरत लोगों को किस लेवल तक गिरा सकती है। यही है, ये बिल जो है वो एम करता है उन चीज़ों को काउंटर करने के लिए जो लोग चाहते हैं कि हम उनको इन्फ्लुएंस कर दें, हमारा काम हो जाए, हम शहर में दंगा फसाद करवाएं, ठीक है, और हम लोगों को लॉजिस्टिक्स भी दें, गन दे दें, ग्रेनेड दे दें, और कुछ और सपोर्ट दे दें। तो ये बिल उन चीज़ों को काउंटर कर रहा है, ठीक है। साइमल्टेनियसली ऐसे ही लॉज इन एरिया में बने हुए हैं, लेकिन इन एरिया में बनने का मतलब समझ में आता था, लेकिन अब महाराष्ट्र जैसे एक अर्बन एरिया में बना हुआ है ये बिल, ठीक है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ये हमारे जीएस पेपर 3 में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। पिछले 11 सालों में 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे। इस बिल का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने काफी विरोध भी किया है कि नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता है। इस बिल का दूसरे तरीके से भी विरोध हो रहा है, लेकिन इस बिल के बारे में डिटेल में जान लेते हैं आखिर है क्या। महाराष्ट्र असेंबली पासेस एक्सट्रीमिज्म, जुलाई देवेंद्र फडणवीस ने कहा है ये नेसेसरी है कि माओइज्म को कंट्रोल करने के लिए और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को थोड़ा दबाने के लिए। सीपीआई ने इस बिल का विरोध किया है। स्पीकर ने अनाउंस किया है कि बिल जो है वो जल्दी पास होगा मेजॉरिटी ऑफ वोट से, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पर आते ही इसकी बिल की पूरी डिटेल। व्हाट इज दिस? सो की प्रोविजन एंड द लीगल आर्किटेक्चर। सो जैसे ये बिल एक्ट बन जाएगा तो जो स्टेट है दे कैन यूनिटरली बैन ऑर्गेनाइजेशन एज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये बैन कर देंगे, क्या कह के? इलीगल है, बिना किसी जुडिशियल ओवरसाइट के और फिक्स टाइमलाइन के। तो ये जो पहली लाइन है वो अपने आप में थोड़ी कंट्रोवर्शियल लग रही है कि आप बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना किसी राइट एक्सप्लेनेशन के किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे बैन कर सकते हैं, वो भी बिना जुडिशियल ओवरसाइट के, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो अपने आप में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है। फिर इनका सेक्शन 2F कहना है दे विल पेनलाइज स्पीच जेस्चर विजुअल दैट मेरली कॉज कंसर्न विदाउट रिक्वायरिंग द प्रूफ ऑफ वायलेंस। अगर आपने स्टेट के खिलाफ, अगर आप नेशन के खिलाफ कुछ ऐसा बोले तो उसका अगर प्रूफ मिल गया इन टर्म्स ऑफ जेस्चर, विजुअल एंड टेक्स्ट और स्पीच, देन भले ही प्रूफ ना हो, भले कोई आके बोल दिया हो, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। एक्सक्लूड्स लोअर कोर्ट जुरिस्डिक्शन, ठीक है, लोअर कोर्ट का भी जुरिस्डिक्शन नहीं है, सीधे हाई कोर्ट में अब जाएगा मामला, ओके। तो इट ग्रांट्स लीगल इम्यूनिटी टू स्टेट ऑफिशियल्स, जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं उनके अगेंस्ट में इसको इम्यूनिटी है, मतलब उनके खिलाफ ये चीज नहीं जा सकती है। हाँ, नॉन स्टेट ऑफिशियल्स के खिलाफ डेफिनेटली जाएगी, ओके। उसके बाद क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न, ये इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न? कि आर्टिकल 19(1)(a)(b)(c) जो बात करता है फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच, असेंबली एंड एसोसिएशन ड्यू टू एम्बिगुअस एंड स्वीपिंग डेफिनेशन। मतलब कि इनका ये कहना है कि आप इस तरीके के बिल ले आ रहे हैं जहां पे जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स को इम्यूनिटी है, जहां पर आप किसी भी तरीके की बिना प्रूफ कि अगर कोई विजुअल है, जेस्चर है, इमेज है, अगर आप बिना सोचे समझे किसी को अंदर डाल दे रहे हैं तो फिर आर्टिकल 19 का एक उल्लंघन होगा। यानी कि मैं खुल के नहीं बोल पा रहा हूं अपने देश में, अपने राज्य में, मैं खुल के एक साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहा हूं, मैं किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो पा रहा हूं, तो ये तो गलत कर रहे हैं आप। दूसरा कि आर्टिकल 29 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो बहुत एम्बिगुअस है। मतलब एक तो प्रोसीजरल एस्टेब्लिश बाय लॉ होता है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजरल एस्टेब्लिश की मतलब हर एक प्रोसीजर उस कानून को बनाने में बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज हुआ है, प्रोसीजर सही हुआ है, प्रोसीजर सही होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस कि जो जिस वजह से आपने बनाया जो कानून अफेक्टिव होना चाहिए। सो दिस डजंट सीम्स टू बी एन अफेक्टिव लॉ अगर आप ये कर रहे हैं तो, ठीक है, बिकॉज एब्सेंस ऑफ जुडिशियल चेक्स अगेन अपने आप में एक रेड फ्लैग देता है। फेडरलिज्म पे डिबेट कह रहे हैं, यानी कि
ये वो कह रहे हैं कि जब सेंटर पर युआपा था, जैसे कि अनलॉफुल प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट जो था, वो कहा जाता था कि सेंटर का एक बहुत बड़ी तलवार है, सेंटर चाहे तो किसी की भी प्रिवेंटिव डिटेंशन करा सकता है ये बोल के कि नहीं इस बंदे से हमें खतरा है। अब किस टाइप का खतरा है ये तो अलग चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि आपने जनगण मन कहीं चल रहा है और आप नहीं उठे, नहीं खड़े हुए, तो शायद आपको कह दिया जाएगा कि आपसे खतरा है तो आप चले जाइए। मे बी आप अगर इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं या फिर आप 4-5 लोगों को धमकी उमकी दे दिए तो बोल दिया जाएगा कि नहीं आपसे खतरा है, यानी कि फ्यूचर में इस व्यक्ति से खतरा न हो, फ्यूचर में कहीं भी ये नुकसान न कर दे तो आप जाइए जेल में। ठीक है, तो ये युवापा था। युवापा में बड़े सारे क्वेश्चंस आपको पता ही होंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कहीं ये सेंटर का युवापा ना बन जाए ये इनका बिल। तो डेमोक्रेटिक बैकलैश एंड लीगल आउटलुक, कौन कौन लोग जो कि अपोज कर रहे हैं? सिविल सोसाइटी के लोग जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी में बहुत हेल्प करते हैं वो, पॉलिटिकल अलायंस, ठीक है, जो ऑपोजिशन में है वो भी, और जो अलायंस है इनके वो भी। ठीक, उसके बाद राइट्स ग्रुप अलग अलग राइट्स, जैसे कि पॉलिटिकल राइट्स ग्रुप हो गए या फिर वुमेन्स राइट्स ग्रुप हो गए, SC/ST राइट्स ग्रुप हो गए, वो लोग ह्यूमन राइट्स ग्रुप हो गए। ठीक है, फियरिंग मिसयूज ऑफ अगेंस्ट डिसेंटर्स, कौन? स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट, इन पे ज्यादा मिसयूज किया जाएगा इसका। लाइकली टू फेस कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस स्पेशली इफ इनेक्टेड विदाउट द अमेंडमेंट। ठीक है, तो फ्यूचर पाथ हिंजेस जुडिशियल रिव्यू, क्लैरिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन और इंडिपेंडेंट ओवरसाइट। अगर कोई भी बिल बन रहा है और बिल बनने से पहले आप ये कह रहे हैं कि उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, तो अपने आप में ये चैलेंजिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये थी हमारी न्यूज़ 1 जिससे रिलेटेड हमारा ये MCQ है। MCQ आपको PDF में मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा। और ये मेंस का क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ महाराष्ट्र स्पेशल बिल। ये जो भी MPSC का एग्जाम देंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। Then examine the need for state-specific Naxal laws in urban India and critically assess their alignment with constitutional safeguard। ये हमारे UPSC बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सेक्युलरिज्म इन इंडिया। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्टैटिक टॉपिक है। धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, अ सिविलाइजेशन प्रिंसिपल नॉट जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडिशन। लोगों का कहना है कि ये क्या भारत में जब सेक्युलरिज्म जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में, 1976 में, क्या उससे पहले का भारत सेक्युलर नहीं था क्या? और हर बात इसी बात पे जिक्र होती है कि हटा देना चाहिए सेक्युलरिज्म को। सेक्युलर शब्द क्यों जोड़ा गया? क्या भारत सेक्युलर नहीं है? क्या है तो कैसे है? तो इन सारी डिबेट्स में यहां पर अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो आपको क्या पढ़ना चाहिए सेक्युलरिज्म में कि आपको ध्यान रहे। नंबर 1, वाई इन न्यूज पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑफ रिमूविंग द वर्ड सेक्युलर फ्रॉम द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक प्रियम्बल में से सेक्युलर को हटाना लगाना, ये एक बहुत बड़ा डिबेट बन चुका है कि क्या सेक्युलरिज्म जो है ये इम्पोज्ड फ्रॉम द डॉक्ट्रिन फ्रॉम द इमरजेंसी एरा और एन इंट्रिंसिक वैल्यू रूटेड इन इंडिया सिविलाइजेशनल इथोस। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि क्या सेक्युलरिज्म है वो इमरजेंसी के हालातों की पैदाइश है या फिर हमारे भारतीय जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो उसकी एक अभिन्न हिस्सा है। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है हमारा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि सेक्युलरिज्म न सिर्फ 1976 में जोड़ा गया बल्कि ये हमारे कल्चर का, ये हमारे सभ्यता का एक बहुत पुराना हिस्सा रहा है, जिसको हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जिसको हम सर्वधर्म समभाव भी कहते हैं। अगर हम बात करें तो अशोका के धम्म से लेकर मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट तक, कराची रेजोल्यूशन से लेकर हिंदू महासभा के ड्राफ्ट तक, ये बात चीख चीख कर बताती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज था, राज है और राज रहेगा, इस पर अमल करेगा। क्योंकि भारत क्या फॉलो करता है? प्रिंसिपल डिस्टेंस फॉलो करता है। भारत एक थियोक्रेटिक धर्मतंत्र नहीं है। भारत धर्म से नहीं चलता है, भारत चलता है एक डेमोक्रेसी से, राजतंत्र से, लोकतंत्र से चलता है। ठीक है, यहां पर अलाउइंग स्टेट एंगेजमेंट विदाउट फेवरेटिज्म, विच मीन्स कि स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्टेट रिलीजन को हेल्प नहीं करेगा। सो यहां पर 2-3 बड़े जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रही थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन लोगों का क्या कहना था। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये कहना था कि सेक्युलरिज्म इस तरीके का होना चाहिए कि कोई एक धर्म किसी एक व्यक्ति या एक समुदाय या फिर एक ग्रुप के ऊपर थोपा ना जाए। ऐसा सेक्युलर होना चाहिए जिसकी जो इच्छा, जो आजादी है, वो अपने धर्म को लेकर प्रीच कर सकता है। महात्मा गांधी का ये कहना था सर्वधर्म समभाव, मतलब कि हर इक्वालिटी टू रिलीजन, मतलब अगर कोई हर एक रिलीजन को सेम दृष्टि से और सेम भावना से देखा जाए, कोई भी रिलीजन छोटा बड़ा नहीं है। वहीं अगर नेहरू जी थे, उनका धर्म निरपेक्ष वाला एंगल था, मतलब कि रिलीजन जो है वो एक प्राइवेट मैटर है। ठीक है, तो अगर डिटेल में इसको बात करते हैं तो दो तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है आपको हमारे प्री और मेंस में। एक तो सेक्युलरिज्म के ऊपर, ठीक है। सो सेक्युलरिज्म दो मॉडल में आते हैं, एक वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और एक आता है इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, हमारा क्या होता है, एक तरीके से प्लूरिस्टिक सेक्युलरिज्म है। ठीक है, प्लूरिस्टिक सेक्युलरिज्म है। और जो ये था वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, ये 1900 में एल्फ्रेड जेफरसन ने इसको क्लियरली डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो चर्च हैं और जो सोसाइटी है उनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए, यानी कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट्स ये अलग होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो जो इंडियन मॉडल ऑफ जो ये वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है, ये अलग है, सेपरेट होने की बात करता है, सेपरेट। ठीक है, सेपरेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेट और रिलीजन एकदम अलग अलग, प्राइवेट मैटर होना चाहिए। ठीक है, ना आप इसमें हस्तक्षेप करें ना इसमें हस्तक्षेप करें। ओके, लेकिन हाँ, स्टेट जो है वो चलाएगा, सरकार वही चलाएगा। अब प्लूरिस्टिक मॉडल में क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी और संविधान का मतलब बनाया जा रहा था, तो बहुत लोगों ने कहा था कि भारत में सेक्युलरिज्म, और सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है गॉडलेस स्टेट। ठीक है, सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि गॉडलेस स्टेट हो, सेक्युलरिज्म का मतलब ये भी नहीं होता है कि इररिलीजियस स्टेट हो, और सेक्युलरिज्म का मतलब ये भी नहीं होता है कि एंटी रिलीजियस स्टेट हो। तो ऐसा राज्य जहां पे, ऐसा राज्य कि आपके धर्म को हम स्वीकार करते हैं, हमारे धर्म को आप स्वीकार का मतलब जितनी रेस्पेक्ट हम आपके धर्म को दे रहे हैं, आपके रिलीजन को दे रहे हैं, उतनी रेस्पेक्ट हम आपसे अपेक्षा भी करते हैं। ठीक है, हम आपके अंदर टांग नहीं लड़ाएंगे, आप हमारे उसमें टांग नहीं लड़ाएंगे। इस तरीके की सेक्युलरिज्म, जिसको हम पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, वो चलती है। तो संविधान क्या कहता है, ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क क्या है कि केशवानंदन भारती केस में इस वर्ड का भी बड़ा जिक्र किया गया था, और तब से ये वर्ड हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बन चुका था। आर्टिकल 25 से 28 हमारे संविधान में ये बताते हैं कि हम क्या धर्म निरपेक्ष हैं या नहीं, क्योंकि यहां पर बताते हैं रिलीजियस फ्रीडम दिया जाता है और स्टेट की न्यूट्रलिटी दिखाई जाती है। यानी कि अगर आप मेंस में क्वेश्चन आया तो आपके पास नंबर 1 एक तो केबीसी केस है, दूसरा आर्टिकल है, और तीसरा फंडामेंटल ड्यूटी है आपके पास। क्या है, आर्टिकल 51B, जहां पे फंडामेंटल ड्यूटी रूटेड इन दी फ्रीडम मूवमेंट। और आप यही लिख सकते हैं फिर गांधी जी ने क्या कहा था, नेहरू जी ने क्या कहा था, फिर अंबेडकर जी ने क्या कहा था। ये सारी चीजें आप अपने आंसर मेंशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपका आंसर निकल कर आएगा। ऑलराइट, देन इट टॉक्स अबाउट कंटेम्पररी मिसकंसेप्शन एंड ग्लोबल पैरेलल। क्रिटिक कभी कभी सेक्युलरिज्म को सोचते हैं कि माइनॉरिटी की अपीजमेंट है, यानी कि मेजोरिटेरियनिज्म, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी, जिस पॉपुलेशन सबसे ज्यादा रिलीजन को मानेगा, तो जो कम पॉपुलेशन वाले रिलीजन है उनको हमेशा कहीं ना कहीं एक दबाव या फिर दुष्प्रभाव देखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, सेक्युलरिज्म प्रोटेक्ट्स ऑल रिलीजन एंड फ्रॉम कंट्रोल ऑफ द स्टेट। जैसे कि यूके में, ग्रीस में, आयरलैंड में, श्रीलंका में कभी ऐसा कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है धर्म को लेकर। ठीक है, जिससे ये देखता है कि डाइवर्स स्टेट रिलीजन मॉडल्स, इंडियाज अप्रोच एंश्योर प्लूरलिज्म विथ न्यूट्रलिटी। हम न्यूट्रल हैं, ठीक, वाइल पर्सनल लॉ ऑटोनॉमी। इसीलिए हमारा जो सिविल लॉ है, जो हमारा सिविल लॉ है वो हर धर्म के लिए अलग है, और जो हमारा क्रिमिनल लॉ है वो हर धर्म का एक है। और इसी को एक करने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है कि सिविल मामले में भी सबके कानून एक हो। तो बड़ा मुश्किल है उसको ले आना। वही नेहरूवियन विजन और मॉडर्न रेलेवेंस की जो हमने बात की है कि भाई साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है, नॉट अथीज्म। उसके बाद सेक्युलरिज्म रिमेन्स एसेंशियल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग एंड सिविल लिबर्टीज।
देन रूटेड इन मॉडर्न लिबरल थॉट, जैसे कि जॉन लॉक और रॉजर विलियम्स ने कहा हुआ है। तो इस तरीके से सेक्युलरिज्म जो है वो इमरजेंसी वाले सिचुएशन की पैदाइश नहीं है, ये हमारे मतलब आइडियोलॉजी में था, ये हमारे रूट्स में था। ठीक है, सबका साथ लेकर चलेंगे हम। ये क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, द टर्म सेक्युलर वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इंडियन सेक्युलरिज्म इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल डिस्टेंस रादर देन स्ट्रिक्ट सेपरेशन। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड सेक्युलरिज्म टू बी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एंड देन मेंस का क्वेश्चन भी है, आप सॉल्व करिए, सबमिट करिए आप आंसर हमारे टेलीग्राम पे। आइए अब हम गवर्नेंस में चलते हैं। गवर्नेंस में बड़ी अच्छी न्यूज आई है, धन धान्य कृषि योजना। ये स्कीम, जब भी हम कोई भी स्कीम पढ़ते हैं, दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, नोट करनी चाहिए आपको। एक तो वो स्कीम जो है वो कौन से मिनिस्ट्री से आती है। ठीक है, मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। वो स्कीम जो है वो उसके बेनिफिशियरीज कौन से हैं, बेनिफिशियरीज और बेनिफिशियरी की एलिजिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेनिफिशियरी और बेनिफिशियरी की एलिजिबिलिटी किसी भी स्कीम की इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि क्या फिलहाल चैलेंजेस हैं उसमें। ठीक है, क्या चैलेंजेस हैं और ऑब्जेक्टिव, ये तीन चार चीजें अगर आप नोट कर लेंगे उसके बाद आगे आपको कुछ नहीं करना है, ये रेलेवेंट है। तो देखिए, हम इस न्यूज के तहत आपको पीआईबी की न्यूज भी कवर करा रहे हैं, ये पीआईबी का ही है कि कैबिनेट अप्रूव्स प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, फास्ट ट्रैकिंग डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स। क्या है, 100 डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, यानी कि फर्स्ट अनाउंस्ड यूनियन बजट में इसको अनाउंस किया गया था, सिर्फ और सिर्फ 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। और ये बात हो रही है कि ये पूरी स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, 36 स्कीम हैं, 11 मिनिस्ट्रीज को ये ओवरलैप करती है। ये बहुत बड़ी स्कीम निकाल रहे हैं ये लोग, जिसका 24,000 करोड़ अगले 6 साल में बजट रखा है, जिससे कह रहे हैं ये लोग कि लगभग 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा। ओके ना, कैसे ये जाएगी स्कीम, नेशनल लेवल पे। तो दो टीम्स क्रिएट की जा रही हैं नेशनल लेवल पे। नंबर 1, एक टीम यूनियन मिनिस्टर के अंदर होगी, एक टीम होगी अंडर सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफिसर के अंदर। और उनके अंदर कौन रहेगा, उनके अंदर होंगे सेंट्रल नोडल ऑफिसर विल बी अपॉइंटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट। कभी कभी आईएएस को बना देता है या फिर सीडीओ को बना देता है। ठीक है, मतलब डीएम को या सीडीओ को। उसके बाद स्टेट लेवल कैसे होगा, सिमिलर टीम्स जो हैं वो स्टेट लेवल पर ही बनेंगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बनेंगी, जिससे यहां पे बनी हुई है। इससे क्या होगा, ये लोग इफेक्टिव कवरेज कर पाएंगे पूरी की पूरी स्कीम को उस डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई जाएगी, डीएलसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट धान्य कृषि योजना समिति, चेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और ग्राम पंचायत विल बी स्टैब्लिश्ड। यानी कि जब आप यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बनेंगे तो आपके ऊपर ही ये पूरी स्कीम की दारोमदार लगा रहेगा। समिति विल ऑल्सो इंक्लूड प्रोग्रेसिव फार्मर्स एंड डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स और टास्क टू प्रिपेयर अ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज प्लान। फिर उसके बाद ये इस पूरे के पूरे स्कीम की प्रोग्रेस को 117 केपीआईज से इंडिकेट किया जाएगा। मतलब पैरामीटर होंगे जो ये है ना की पैरामीटर इंडेक्स, वो 117 अलग अलग इंडिकेटर्स होंगे, उन पर उसको मेजर किया जाएगा कि अच्छा ये स्कीम अगर सक्सेसफुल तभी होगी जब ये इन पैरामीटर्स पे खरी उतरेगी। ऑलराइट, दूसरी चीज क्या है, इस स्कीम में ऑब्जेक्टिव मल्टी डायमेंशनल रूरल डेवलपमेंट इंटरवेंशन, यानी कि इस स्कीम को ले आया जा रहा है एग्री डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। क्या होगी, इनहेंसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। उसके बाद एनकरेजिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ये सब आपके जीएस पेपर 3 में एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत तो जीएस 2 में भी है। फिर पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी एट पंचायत एंड ब्लॉक लेवल्स, फिर इंप्रूविंग इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिलायबल वाटर एंड देन इनेबलिंग ग्रेटर एक्सेस टू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट फॉर फार्मर्स। अब देखो, ये जो 5 हमने डिस्कस किया है, ये 5 भारत सरकार की अपनी अलग अलग स्कीम भी है। ये क्या है, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट फॉर फार्मर्स, प्राइम मिनिस्टर क्रेडिट कार्ड जो स्कीम आई है उसके साथ ये मर्ज करता है। फिर क्या है, इंप्रूव इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक हर घर जल वाला मामला है, या फिर किसानों के लिए भी जल की जो सुविधाएं दी गई हैं वो स्कीम यहां पर ले आई जाएगी।
एग्रीकल्चर 4.0 ये जो रिवोल्यूशन है उसको जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर 4.0 का डॉक्यूमेंट, ओके। उसके बाद ऑगमेंटिंग पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक स्कीम आई थी जहां पर पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि वो कैपेसिटीज बनाई जाएगी, कहां पर अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखेंगे ताकि खराब ना हो, सड़े ना, गले ना, ये सारा, ये सब कुछ ओवरलैप होगा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए की फीचर्स क्या है, 6 साल का मिशन है, 24,000 करोड़ लगेंगे। कन्वर्जेंस मैंने आपको बता दिया 11 मिनिस्ट्रीज के साथ, और सपोर्ट कौन कर रहा है, एग्री यूनिवर्सिटीज एंड अ डैशबोर्ड ट्रैकिंग, डैशबोर्ड ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है इस पूरे न्यूज में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की क्या क्राइटेरिया होगी, कैसा चुना जाएगा, एक डिस्ट्रिक्ट को कैसी चुनी जाएगी, कैसे चुना जाएगा, जिसका प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, मॉडरेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो और बिलो एवरेज क्रेडिट एक्सेस हो। यही 100 डिस्ट्रिक्ट चुनी जाएगी। जिसका प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा हो वो नहीं आएगा, जिसके यहाँ क्रेडिट एक्सेस अच्छा होगा वो नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्री ओरिएंटेड, ये नोट कर लीजिएगा। एंश्योर 1 डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट यूटी विथ नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग। लगभग हर स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, चाहे वो, ठीक है। डेल्टा रैंकिंग मॉडल टू प्रमोट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, तो जो हमारा पॉलिटी में जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, जो कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है, तो ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था ना, स्मार्ट सिटीज था, वो भी एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के अंदर आता था, ये भी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है। इसका डेवलपमेंट विल लिंक विथ व्हाट, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एट पंचायती राज एंड पोस्ट हार्विंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेक्टेड टू बूस्ट एग्रीकल्चर इनकम एंड रूरल डिस्ट्रेस। यूपीएससी जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन आया था कि एग्रीकल्चर फार्मर्स के इनकम को कैसे इंक्रीज करें। अगर हम फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को मतलब अच्छा करते हैं, उसमें अगर हम उसके और बढ़िया करते हैं, तो कैसे हम फार्मर्स के इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वन ऑफ दोज रीजंस, तो आप ये स्कीम का नाम मेंशन कर सकते हो, गवर्नमेंट ने ये स्कीम लगाई है जहां पर आप इसकी वजह से फार्मर की इनकम को डेफिनेटली इंक्रीज किया जा सकता है। ये इसके प्री और मेंस का प्रोग्राम था, आप क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिएगा जब पीडीएफ सेंड करेंगे तो। इंडिया लॉन्चेस 1 लाख करोड़ आरडीआई स्कीम टू बूस्ट प्राइवेट इनोवेशन इन सनराइज एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर। अगर आपको नहीं पता है कि सनराइज और स्ट्रेटेजिक सेक्टर किसको कहते हैं, तो फिर सुन लीजिएगा क्या होते हैं। अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करिए, जस्ट थिंक अबाउट इट। व्हाट इज सनराइज सेक्टर, व्हाट आर स्ट्रेटेजिक सेक्टर, है ना। थिंक अबाउट इट, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही आएगा। ये नहीं पूछेगा आपसे कि सेक्टर के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं या अलग अलग टर्म्स है वो पूछेगा, नहीं, आपसे सनराइज सेक्टर पूछेगा। तो सनराइज सेक्टर आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक सेक्टर को पता होना चाहिए, ओके। सो यूनियन कैबिनेट 1 लाख करोड़ जो है वो मतलब लेने के लिए तैयार है भाई। इसमें बहुत बड़ी रकम होती है 1 लाख करोड़। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आरडीआई की बात हो रही है। आरडीआई मतलब कि रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। आरडीआई वैसे भी भारत में बहुत कम है, और आरडीआई अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा है। तो कहाँ आ रहा है, स्कीम एम्स टू फंड द गैप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इनोवेशन प्रोजेक्ट इन सनराइज सेक्टर एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर। हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड की बात हो रही है, समझे, कि जहां पर आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगे हुए हैं, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके की चीज़ों को आपको फंडिंग मिलेगी, ठीक है। ऑफर्स एनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड रीफाइनेंसिंग विद कंसेशनल टर्म्स एंड इंक्लूडिंग लो निल इंटरेस्ट। ये भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि अगर आपका बहुत हाई रिस्क है तो आपको शायद लो या निल इंटरेस्ट रेट भी पड़ सकता है, ठीक है। क्या है सेक्टर, देख लेते हैं। नंबर 1, ये देखिए, क्यों गवर्नमेंट कर रही है फोकस ऑन सनराइज सेक्टर, बिकॉज दीज लेड टू इनोवेशन एंड ग्रोथ। स्ट्रेटेजिक सेक्टर, नेशनल सिक्योरिटी एंड भारत की संप्रभुता, सॉवरेनिटी। गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा, ये प्रमोट करेगी, इंसेंटिवाइज करेगी, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म वाला, स्टार्टअप को सपोर्ट करेगी। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रेगुलेट करेगी, डायरेक्ट कंट्रोल करेगी और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करेगी। प्राइवेट सेक्टर में लीड ड्राइवर टू पॉलिसी सपोर्ट, मतलब कि ये पीपीपी मॉडल पे चलेगी, विच मीन्स कि प्राइवेट प्लेयर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस स्कीम में भी, ठीक। अलाउड रेस्ट्रिक्शंस एज पर दी सप्लीमेंट्री, ये तो अपना गवर्नमेंट के ही हाथ में है स्ट्रेटेजिक सेक्टर। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, जो सनराइज सेक्टर टॉक्स अबाउट ईवीज, एआई, ग्रीन एंड हाइड्रोजन।
दोस्तों सनराइज सेक्टर वो हैं जो कि बूम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, जो कि न सिर्फ इंडिया में ग्लोबली उनकी ज़रूरत भी है। और स्ट्रेटेजिक सेक्टर वो है जो कि हमारे भारत को एज ए कंट्री, एज ए नेशनल ज़रूरत है। क्या? डिफेंस में, एटॉमिक एनर्जी, फिर उसके बाद टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम्पल में दिखा देते हैं। और ये देखिए, ये हमारे सेक्टर्स हैं सनराइज के, और ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं। सनराइज सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, स्पेस टेक्नोलॉजी, देन एआई रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीटेक, टूरिज्म, 5G, ये हैं। फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी, तो भारत ने भाई पेरिस एग्रीमेंट में जिक्र किया है कि इंडिया क्लीन एनर्जी गोल क्या है, 500 गीगावाट बाई 2030, ठीक है। 2030 में जॉब क्रिएट करेगा, क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं। फिर यहाँ पे बोला है कि सेमीकंडक्टर्स पार्ट्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत, 76,000 करोड़ इंसेंटिव स्कीम रिड्यूसेस चिप डिपेंडेंसी, ठीक है, चिप, सेमीकंडक्टर वाली चिप। उसके बाद फिर बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, वैक्सीन लीडरशिप, जीनोम मैपिंग, बायोफार्मा एक्सपोर्ट, इन सब में अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है, हाई रिस्क हाई रिटर्न और लेस इंटरेस्ट, ये हमारा है स्ट्रेटेजिक सेक्टर। डिफेंस में डीआरडीओ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एफडीआई अलाउड हो चुकी है। एटॉमिक एनर्जी हमारे बार्क हो गया, एनपीसीआईएल हो गया। स्पेस में इसरो, इन स्पेस। देन ट्रांसपोर्ट में रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, हाईवे, एंड देन ऑयल गैस में ओएनजीसी, एचपीसीएल, गेल। इन सब में अगर कोई स्पेंड कर रहा है या स्टार्टअप कर रहा है तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी। आरडीआई स्कीम टू बूस्ट इनोवेशन, ठीक है, तो इनमें कोई स्टार्टअप कर रहा है तो उसको आरडीआई के लिए गवर्नमेंट पैसा देगी, ठीक है। सो क्या क्या है इसमें, ये देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड फोकस, टारगेट आरडीआई स्केल अप इन सनराइज सेक्टर, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, जैसे कि हमने समझा है। इसमें किस तरीके की फंडिंग मिलेगी, ये देखिए। फंडिंग जो है वो अलग अलग तरीके की मिलेगी। अगर आप टीयर 1 कर रहे हैं, मतलब कि स्पेशल पर्पस फंड अंडर ANRF, 1 लाख करोड़ तक का स्पेशल फंड मिल सकता है। टीयर 2 में स्पेसिफिकली कंसेशनल लोन्स एंड इक्विटी वाया सेकेंड लेवल फंड मैनेजमेंट टू स्टार्टअप एंड प्राइवेट एंटिटीज, ओके। यहाँ पे कोई पार्टनरशिप के लिए भी अलाउ हो सकता है, इक्विटी शेयर कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। उसके बाद थर्ड है डीप टू टियर है, ओके। देन डीप टेक फंड्स, यानी कि सपोर्ट वीसी स्टाइल इन्वेस्टमेंट इन हाई रिस्क इनोवेशन वेंचर। डीप टेक फंड्स जैसे कि ब्लॉकचेन से रिलेटेड हो गया, या फिर एकदम जो जैसा हमारा ये चैट जीपीटी 3.4 है, ये डीप टेक्नोलॉजी है सारी, ओके। सो इनको लेकर अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है तो उसके लिए वेंचर कैपिटलिस्ट है, यानी कि बड़े बड़े अब इन्वेस्टर्स के लिए मौका भी खोल दिया जाएगा कि आप आके इन्वेस्ट करिए, ठीक है। सो क्यों किया जा रहा है? बिकॉज अलाइंग विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, STI पॉलिसी, मेक इन इंडिया, PM गति शक्ति एंड सेमिकॉन इंडिया, ठीक है। इट एड्रेसेस द प्राइवेट R&D एंड इन्वेस्टमेंट 36% ऑफ JERD, okay, aims to rise from 0.65 to 2.5 of GDP, okay. So इंपॉर्टेंट है ग्लोबल डीप टेक इनोवेशन हब बाय 2047। तो भारत का कहना है कि हम डीप टेक इनोवेशन, मतलब कि जो AI कंपनीज अभी US में हैं, जैसे कि परप्लेक्सिटी AI, जैसे कि चैट जीपीटी है, ओपन AI, जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, ऐसी कंपनीज इंडिया में खुलें 2047 तक। ये एम है गवर्नमेंट का, इसलिए ये स्कीम को ले आई है। अगला न्यूज हमारा आता है दोस्तों, वो है, आपने सबने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन रिजर्वेशन इन स्टाफ सिलेक्शन अपॉइंटमेंट इन सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यानी कि इससे पहले कभी कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी स्टाफ अपॉइंट होते थे या रिक्रूट होते थे, उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं था। अब गवई साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो बने हैं, तो उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट है, स्टाफ हैं, उन लोगों के लिए भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, जैसे कि सामान्य रिजर्वेशन है, बाकियों की जगह रिजर्वेशन, जैसे OBC का, EWS का, SC ST, सेम चीज वहां भी अब तक नहीं था, अब दिया जा रहा है। यही बात हो रही है कि इन्होंने अपने एक अमेंडमेंट को नोटिफाई करते हुए बताया है कि डायरेक्ट स्टाफ रिक्रूटमेंट में SC ST OBC की जगह दी जाएगी, जिसकी वजह से इसको हम कह सकते हैं कि ये इंटरनल अफर्मेटिव एक्शन का प्लान है। कौन कौन से लोग हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जाना जाता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में
वो हर तरीके के लोग काम करते हैं जिनके बिना अगर वो काम ना करें तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चल सकती है। ठीक है, वो लोग होते हैं हमारे रजिस्ट्रार्स हैं, हमारे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियंस हैं, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट हैं, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट कम जूनियर प्रोग्रामर हैं, देन कोर्ट अटेंडेंट्स हैं, चैम्बर अटेंडेंट्स हैं। इन सब की नियुक्ति पहले पहले अनरिजर्व कैटेगरी पे होती थी। ठीक है, अब जो है वो रिजर्वेशन लगेगा, यानी कि अब जैसे नॉर्मल नौकरियों में होता है वैसे ये लोग रिक्रूट होंगे, तो यहाँ पर भी ओबीसी एससी। इससे क्या होता है, इससे इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन होता है। इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब हुआ, मतलब जितने लोग अलग अलग समाज के अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पर आके काम करेंगे और हर तरीके के लोगों को मौका मिलेगा जॉब करने का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने की थी, अब तक किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नहीं की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल 4A को अमेंड किया है 1961 सर्विसेज रूल, इंट्रोड्यूसिंग रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBC इन अदर कैटेगरीज इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू नॉन जुडिशियल पोस्ट। ठीक है, ये कहाँ आता है, सुप्रीम कोर्ट को ये आर्टिकल पावर देता है, आर्टिकल 146 का क्लॉज 2 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि आप पॉलिसी बनाइए सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन से रिलेटेड। ओके, फिर इट अप्लाइज टू ओबीसी, इट ऑल्सो अप्लाइज टू पर्सन विथ डिजेबिलिटीज, इट ऑल्सो अप्लाइज टू एक्स सर्विसमैन, तो ये बहुत अच्छा है। और चौथा, इट ऑल्सो अप्लाइज टू डिपेंडेंट्स ऑन फ्रीडम फाइटर्स, तो ये अच्छा है, काफ़ी अच्छी स्टेप लिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग क्या है इसकी, मतलब हिस्टोरिकल बैकिंग क्या है। नंबर 1, इट रिफ्लेक्ट्स, अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया तो आप कहेंगे डेफिनेटली इट रिफ्लेक्ट्स आर्टिकल 15(4), 16(4) क्या है, राइट टू इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इस जॉब पे। ठीक है, एंड आर्टिकल 46 अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, क्योंकि डीपीएसपी बात कर रहा है, वेलफेयर के बारे में बात करता है। ओके, इंटीग्रेट्स 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम फ्रॉम आर.के. सबरवाल 1995 जजमेंट। आर.के. सबरवाल साहब का जिक्र किया था लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था 1995 में। Addresses the gap despite Indira Sahani judgment upholding 27% of OBC reservation। अब लगभग आज से 30-32 साल पहले इंदिरा साहनी का जजमेंट आया था, तब से लेकर अभी तक कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ में, तो ये एक बहुत बड़ा गैप था, बहुत अच्छा किया गया। सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस ये हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, मार्क्स जुडिशियल अलाइनमेंट विद सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव प्रिंसिपल। ठीक, देन उसके बाद पब्लिक ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, इंप्लीमेंटेशन में फेस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल हर्डल्स, रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड रिफॉर्म्स, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन काम अच्छा किया था, चलो बढ़िया है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है मेंस का, आप सॉल्व करिएगा। आइए उसके बाद चलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है, फोन टैपिंग इन इंडिया। क्या आप चाहते हैं, क्या आप चाहेंगे कि आपका कोई फोन टैप करे किसी भी रीजन से, मान लीजिए कि चलिए नेशनल सिक्योरिटी भी हो गया, या फिर अगर कोई सीरियस कंसर्न या इमरजेंसी हो गया, तो आप ये सोचेंगे ना कि इमरजेंसी में तो चलेगा, नेशनल सिक्योरिटी में तो चलेगा, लेकिन ऐसे कोई टैप कर लेगा फोन, ये तो बड़ा मतलब प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी तो खत्म हो रही है ना मेरी। तो 2 कोर्ट अलग अलग जजमेंट देते हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं फोन टैपिंग के ऊपर। दिल्ली के हाई कोर्ट कुछ और कहती है, मद्रास की हाई कोर्ट फोन टैपिंग पे कुछ और कहती है। नंबर 1, तो अगर आप देख सकते हैं इस पे, 2 High Court deliver contrasting judgment on phone tapping in India, raising constitutional question on privacy, free speech and procedural safeguard under Article 19। तो ये जो आर्टिकल 19 है दोस्तों, ये बहुत और ये पूरी की पूरी जो केस है ना, वो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के ऊपर है, यानी कि फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और दूसरी चीज हमारा आता है राइट टू लाइफ। ठीक है, कैसे है देख लेते हैं। नंबर 1, ये देखिए, एक्सप्लेन लॉ ऑन फोन टैपिंग एंड 2 हाई कोर्ट्स रूलिंग, द हाई कोर्ट रूलिंग बोथ दिल्ली एंड मद्रास हाई कोर्ट इन्वॉल्व इन प्रिवेंटिव इंसाइटमेंट ऑफ अ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच इज वन ऑफ द वैलिड ग्राउंड फॉर द लॉ फॉर ऑथराइजेशन ऑफ फोन टैपिंग। इसको हटाइए, आगे चलते हैं, समझते हैं इसको डिटेल में। ठीक है, आराम से समझते हैं कि क्या है ये। नंबर 1, दिल्ली हाई कोर्ट की जो रूलिंग थी जून 2025 की, उन्होंने कहा था कि यस, फोन टैपिंग हम करेंगे और जरूरी है। क्यों? क्योंकि फोन टैपिंग इज ओके इन बिग करप्शन स्कैम। अब आप मुझे अपना व्यू कमेंट करके बताइएगा, 2149 करोड़ की ब्राइबरी का स्कैम हुआ है, तो ऐसे बड़े बड़े स्कैम में फोन टैपिंग करना जरूरी है, ये दिल्ली हाईकोर्ट कहती है। इनका आर्ग्यूमेंट है
ये इकोनॉमिक क्राइम्स है, जैसे कि बड़े बड़े स्कैम, इसीलिए ये पब्लिक सेफ्टी के लिए हम मतलब जनता के सेफ्टी के लिए ऐसे बड़े बड़े स्कैम को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है ताकि जनता अवेयर रहे। ओके, सो लिसनिंग टू कॉल इज जस्टिफाइड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 2 which allows restrictions on freedom when public safety is at risk। आम जनता अगर रिस्क पर है तो फिर ये भारत के संविधान में रेस्ट्रिक्शंस मेंशन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का बार बार बताना भी है कि हम आर्टिकल 19 क्लॉज 2 का रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे भारत की जनता सेफ नहीं है। क्यों नहीं सेफ है? क्योंकि ऐसे बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, उन्हीं के साथ हो रहे हैं। ठीक है जी। इन शॉर्ट, करप्शन इज डेंजरस फॉर सोसाइटी, सो सर्विलांस इज फाइन। ठीक है, सर्विलांस इज अ फाइन टू स्टॉप इट। अब मद्रास हाई कोर्ट का सुनिए। मद्रास हाई कोर्ट जुलाई 2025 में क्या कहती है? नहीं, फोन टैपिंग जो है वो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? फोन टैपिंग इज नॉट ओके इन स्मॉलर टैक्स केस। जैसे 50 लाख का टैक्स इन्वेजन हो गया, आप उसमें करने लग रहे हैं। अरे कहीं 200, 250, 400 करोड़ का होता, जैसे यहां पे था 200, 2200 करोड़ का था। ठीक है, दे सेड द केस वॉज नॉट अ पब्लिक इमरजेंसी, ठीक है, और थ्रेट टू सेफ्टी विच इज रिक्वायर्ड इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। मतलब सबसे पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि कौन सा केस पब्लिक इमरजेंसी है, कौन सा केस नेशनल सिक्योरिटी पे है और कौन सा केस थ्रेट टू सेफ्टी है। बेस्ड ऑन दैट हमें फोन टैपिंग करनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेसी एक हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और गवर्नमेंट कैन नॉट ओवर यूज इट्स पावर। ऑलराइट, इन शॉर्ट प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है। डोंट टैप फोन्स अनलेस इट इज रियल इमरजेंसी। तो आप इन दोनों के किस मामले से सहमत हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा और फिर वी विल सी कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। ऑलराइट, बट फोन टैपिंग के केस में ये आ सकता है, बहुत अच्छा डिबेट हो सकती है इसके ऊपर। ऑलराइट, सो व्हाई दिस न्यूज एंड लीगल फ्रेमवर्क। सो दिल्ली एंड मद्रास हाई कोर्ट का जिक्र करेंगे तो यहां पर जो दिल्ली था, दिल्ली आर्टिकल 19 के बारे में जिक्र कर रहे थे और जो मद्रास था वो आर्टिकल 21 के बारे में जिक्र कर रहे थे। और ये यूपीएससी भी आपसे पूछती है आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 से रिलेटेड। ओके, सो 19 इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, 21 प्राइवेसी कहां से आता है? राइट टू पुट्टास्वामी जजमेंट 9/2017 में आता है। ठीक है, ये लॉज जो हैं, जो ये 3 लॉज जिसके बारे में बात की जा रही है कि इंटरसेप्शन किया जा सकता है, अधिकार देता है फोन टैपिंग करने का, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, आईटी एक्ट, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या थी? पीयूसीएल केस 1997 में कि इंटरसेप्शन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द होम सेक्रेटरी, नॉट बिलो ज्वाइंट सेक्रेटरी। ठीक है, ज्वाइंट सेक्रेटरी वही आईएएस ऑफिसर, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर भी नहीं होगा, होम सेक्रेटरी के लेवल पर होगा। ठीक है, यानी कि बिलो ज्वाइंट सेक्रेटरी तो कोई नहीं होगा। चलो हम यहां पर मान लेते हैं इनको, और होम सेक्रेटरी के लेवल तक। रिव्यू कमिटमेंट मस्ट बी इवैल्यूएटेड विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को इंश्योर कर रहा है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के। तो ये था। यहां पर बात हो रही है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहां देख रहे हैं क्या होती है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसका मतलब ये है कि वो कहते नहीं है कि जितना मेरा जुर्म नहीं था उससे ज्यादा हमको सजा सुना दी गई। ये सेम चीज है कि प्रोपोर्शन में होना चाहिए। जैसा क्राइम, जिस लेवल का क्राइम, उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से आपको सजा सुनानी चाहिए या फिर रूल्स निकालने चाहिए, प्रोसीजर्स निकालने चाहिए। ऐसा नहीं कि क्राइम छोटा है और आप उसके लिए 50 साल की जेल कर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो। दिस इज लाइक प्रोपोर्शनैलिटी डॉक्ट्रिन। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केसेस में देखा गया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वी आर टॉक अबाउट LIC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है GS पेपर 1, GS पेपर 2 एंड GS पेपर 3 के लिए। व्हेन टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड देन पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज। क्यों इंपॉर्टेंट है? एम्पावरिंग रूरल वुमेन थ्रू इंश्योरेंस, अ डीप डाइव इनटू बीमा सखी, अ महिला करियर एजेंट स्कीम। ये बड़ी अच्छी स्कीम है, अगर अप्लाई किया जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों है? 2 लाख से भी ज्यादा महिलाओं ने एनरोल किया है बीमा सखी स्कीम को अंडर इस स्कीम के एक्ट। ठीक है, करियर, महिला करियर स्कीम। डिसबर्सिंग 115 करोड़ स्टाइपेंड्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2025।
अब आप सोचेंगे 115 करोड़ का स्टाइपेंड मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, देख लेते हैं अभी। ये न्यूज थी द हिंदू की। LIC डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट लिंक MOU टू प्रमोट बीमा सखी योजना। ठीक है, अभी आपने न्यूज सुना ना, वो लाडली बहन योजना, कितना बड़ा स्कैम चल रहा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, एक एक कीवर्ड आपका इंपॉर्टेंट है मेंस के ओरिएंटेड। ठीक, इंट्रोडक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन लॉन्च्ड 9 दिसंबर 2024, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये प्रमोट करने के लिए वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंश्योरेंस एंड इंप्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो हमारे GS पेपर 3 में एक तो इंक्लूसिव ग्रोथ जहां पर आती है, इंक्लूसिव ग्रोथ प्लस फाइनेंशियल इंक्लूशन, ये ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। ओके, एज ऑफ जुलाई 2 लाख से भी ज्यादा महिलाएं एनरोल कर चुकी हैं नेशन वाइड। फाइनेंशियल सपोर्ट और इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या है? स्टाइपेंड मिलेगा अगले 3 साल तक। कैसा स्टाइपेंड, ये देखिए, अपॉइंटमेंट के बाद 7,000 फर्स्ट ईयर, 6,000 सेकेंड ईयर और 5,000 थर्ड ईयर। ठीक है, तो पहले साल अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ज्यादा इंसेंटिव मिल रहा है, फिर ऐसे करते इतना इंसेंटिव मिल रहा है। और अब तक लगभग 115 करोड़ का इंसेंटिव दिया जा चुका है, क्योंकि 2 लाख महिलाएं ज्वाइन कर चुकी हैं। ये इंसेंटिव परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है, अलॉन्ग विद कमीशन टू एनकरेज सस्टेन प्रोडक्टिविटी। तो परफॉर्मेंस भी मिलेगी, कमीशन भी इंसेंटिव मिलेगा, सैलरी तो मिल ही रही है। ठीक है, करियर पाथवे एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन, सबसे बढ़िया ये है, क्या है, 5 साल के बाद जो भी महिला इस स्कीम में एनरोल कर रही हैं, 5 साल के बाद अ ग्रेजुएट बीमा सखी कैन अप्लाई LIC ADO रिक्रूटमेंट। इस ADO, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तो ये डिवीजन ऑफिसर, इसके रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो सकती हैं, एग्जाम दे सकती हैं, इंटरव्यू दे सकती हैं और एक ऑफिसर बन सकती हैं। इनेबलिंग अपवर्ड मोबिलिटी, ये बहुत अच्छी स्कीम है। ठीक है, तो ये एक अच्छा स्टेप था। एम्स टू एम्बेड विमेन इनटू फॉर्मल रोल्स इनटू इंश्योरेंस सेक्टर, प्रोमोटिंग जेंडर इंक्लूजन इन लीडरशिप। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया इसमें, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ भी हो गया इसमें, जेंडर इंक्लूजन भी आ गया। ये तीनों वर्ड लिख लीजिए, कीवर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या आएगा? नंबर 1 SDG गोल, ये भी लिख लीजिए, SDG जेंडर इक्वालिटी, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। एक्ट एज ग्रास रूट एजेंट इन इंश्योरेंस लिटरेसी एंड रिस्क मिटिगेशन, ये एडुकेट होंगे, ये अपने बच्चे को एडुकेट करेंगे, तो लाइक ऑलमोस्ट लिटरेसी लेवल बढ़ेगा हमारा। कैन इंटीग्रेट सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, फिर उसके बाद रूरल स्किल प्लेटफॉर्म। चैलेंज क्या आएंगे इसमें बाद में, कि इनका रिटेंशन एक चैलेंज आएगा, इनकी ट्रेनिंग चैलेंज आएगी, और डिजिटल ऑनबोर्डिंग एक चैलेंज आएगा, कि डिजिटली उतने साउंड नहीं है, अवेयर नहीं है, इनको मोबाइल लैपटॉप चलाना, टैब चलाना थोड़ा सिखाना पड़ेगा, और ट्रेनिंग वेनिंग तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा इनका। ठीक है, अब देखिए, ये एक न्यूज आती है बिल्स ऑफ लेडिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है ये, क्योंकि बहुत पुराने बिल को इन लोगों ने चेंज कर दिया है, जो कि इससे पहले किसी का ध्यान भी नहीं गया था। बिल्स ऑफ लेडिंग इज व्हाट, कि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, और जहां जहां पे पोर्ट्स बने हुए हैं, इससे पहले जो अंग्रेजों के ज़माने पे कानून था कि जो भी शिप आएंगी उनका करियर का क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा। बाहर से कोई शिप आ रही है इस स्टेट में आ रही है, तो दूसरे स्टेट में माल जा रहा है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। तो पहले ऐसा एक्ट नहीं था, तो पार्लियामेंट ने इस बिल्स ऑफ लेडिंग बिल को पास किया है। 169 ईयर का पुराना इंडियन लेडिंग एक्ट 1856 के टाइम पे बना था, उसको रिप्लेस कर दिया है मॉडर्न मैरीटाइम लॉ से, एसोसिएट कर दिया, विच टॉक्स अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड एंड डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड। ये देखिए, ये हमारे आया था PIB में, ये न्यूज आई थी। ठीक है, सो है क्या इसमें, रेलेवेंट क्या है, देख लेते हैं इसमें क्या क्या बातें की गई थी। कि इट रिप्लेसेस द कॉलोनियल एरा बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट, इट लीगल क्लैरिटी मिलती है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पे सपोर्ट मिलता है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किया गया है। क्या है इसमें, डिफाइन करता है रोल्स और लाइबिलिटीज। किसकी रोल और लाइबिलिटीज? करियर की, शिपर की और बिल होल्डर की, जिसकी वजह से लिटिगेशन में थोड़ी प्रॉब्लम कम आएगी। आपसी कोई अगर लड़ाई वड़ाई होती है, वाद विवाद होता है, आपस में समझा लें। इंप्रूव प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द माल सामान, जो भी कैरियर आ रहा है, कब तक आ सकता है, कब तक नहीं आ सकता है, कहीं कोई इशू होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए बोल रहे हैं ईरान, की धमकी दे रहे हैं, तो जिसका भी कंटेनर जा रहा है यहाँ से, इंश्योरेंस की बात आएगी। मान लीजिए कि वहाँ पर
हाउथीज बैठे हैं, हाउथीज अटैक कर दे रहे हैं, आपका कंटेनर जो इतना करोड़ों का है वो लूटा जा रहा है, पानी में गिर गया, तो इंश्योरेंस कौन रिस्पॉन्सिबल है। ये सारी चीज़ों को ये एड्रेस करता है, ठीक है, मॉडर्न और क्लियर लैंग्वेज के साथ, अलाइंस विथ ग्लोबल नॉर्म एंड इंटरपोलरेबिलिटी। एम्पावरिंग क्लॉज क्या है? इट ऑथराइज सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स इंक्लूडिंग सेविंग प्रोविजंस टू एंश्योर स्मूथ ट्रांजैक्शंस। इसके लीगल सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेजिस्लेटिव मतलब डीकोलोनाइजेशन हम लोग कर रहे हैं। पुराने टाइम के कुछ लोगों को भाषा ही नहीं समझ में आती थी, उल्टा सीधा पता नहीं क्या लिखा हुआ था। तो ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज विथ पोर्ट शिपिंग स्टेक होल्डर एंड अलाउज टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, ई बिल, ब्लॉकचेन, ये सब अब फुल प्रूफ रहेगा। जैसे जैसे हमारा भाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना बढ़िया हुआ है, रोड बनी है, रेलवे बनी है, एयरपोर्ट्स बने हैं, वैसे अब पोर्ट्स जो हैं वो अब मॉडर्नाइज किए जा रहे हैं। ओके, ये सिस्टम था हमारा। उसके बाद आता है हमारा री इमेजिनिंग स्किल्स फॉर विजिटिंग 10 ईयर्स ऑफ स्किल इंडिया मिशन एंड अ रोड अहेड। तो 10 ईयर्स ऑफ स्किल एंड मिशन इंडिया में SOAR लॉन्च किया जा रहा है। SOAR क्या है? ये SOAR जिसका एक मेमोरेंडम ऑफ यूनियन साइन किया गया है, टू शेपिंग एन AI रेडी ग्लोबल कॉम्पिटिटिव यूथ। जमाना AI का है, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर स्फीयर में, अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि हम AI से केस सॉल्व करा रहे हैं। सो अब क्या है कि अब लोगों को AI यूज करने के लिए अब इन्फ्लुएंस करना है, मोटिवेट करना है। क्यों? क्योंकि वो भाई टास्क वगैरह जो है वो फटाफट कर देता है, छोटा मोटा टास्क बहुत बढ़िया कर देता है, आपका टाइम बचा देता है। सो हो क्या रहा है कि भारत मंडपम में इस इवेंट को सेलिब्रेट किया गया और बात किया गया था कि स्किलिंग इज सेंट्रल टू इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, कि भारत की अर्थव्यवस्था को अगर हमें मतलब स्ट्रॉन्ग करना है तो इस टर्म पे स्किलिंग बहुत जरूरी है। स्किलिंग किस किस चीजों में? स्पेसिफिकली स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस, इस चीज को कह रहे हैं SOAR, स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस। इंट्रोड्यूसेस व्हाट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरेसी, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जो सेकेंडरी एजुकेशन है वहां पर AI को पढ़ाया जाएगा, जो कि हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन से अलाइन भी करता है। और एम्फोसिस किया जाएगा एथिकल AI पे, प्रोग्रामिंग, करियर पाथवे, ब्रिजेस अर्बन रूरल, डिजिटल डिवाइड एंड फ्यूचर प्रूफ इंडियाज वर्कफोर्स। ठीक है, मोबाइल में भी कैसे यूज करें, गूगल का यूज, GPT का यूज, टेक्नोलॉजी का यूज, व्हाट्सएप का यूज कैसे करें ताकि इंडिया रेडी हो जाए। ठीक है, रिफॉर्म्स प्लेटफॉर्म एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, लॉन्च ऑफ कौशल वर्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हैंडबुक एंड रिवाइज्ड गाइडलाइन फॉर रेगुलेटर्स, इंडियाज सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स स्ट्रैटेजी। ठीक है, इंडो फ्रेंच MOU एंड स्किल इंपैक्ट बॉन्ड शो अलाइनमेंट विथ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स एंड आउटकम बेस्ड स्किलिंग। ये लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस पूरे के पूरे सेक्टर में। विजन क्या है हमारा 2047 तक, जब तक भारत को 100 साल नहीं हो जाएंगे, स्किलिंग फॉर डिग्निटी, आत्म विश्वास के लिए और एक इज्जत आबरू के लिए हम अपनी स्किलिंग करेंगे, दिखा देंगे कि 100 साल बाद आजादी के हम कहां पहुंच चुके हैं। ठीक है, मोबिलिटी एंड इनोवेशन, उसके बाद है फ्रॉम ट्रेडिशनल क्राफ्ट टू बी डीप टेक, हर एक चाहे वो डीप टेक्नोलॉजी हो गई, ग्रीन जॉब्स हो गई या इंटरनेशनल मोबिलिटी हो गई, हम लोग हर एक सेक्शन के बारे में पढ़ाया करेंगे। इकोनॉमिक टूल एंड नेशनल बिल्डिंग, सो द मिशन इज टू एनविसाज कौशल भारत बाई 2047 ग्लोबली मोबाइल एंटरप्रेन्योर एंड फ्यूचर रेडी। ये लास्ट वाली जो लाइन है इसको आप लोग सेव कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर राइटिंग में कंक्लूजन के लिए। ठीक है, कौशल भारत बाई 2047, विकसित भारत बाई 2047, ग्लोबली मोबाइल एंटरप्रेन्योर एंड फ्यूचर रेडी, ये सब आप जरूर मेंशन करेंगे तो आपको एग्जामिनर बहुत अच्छा मार्क्स दे सकता है आपको। उसके बाद आता है हमारा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एंड जुडिशियल अथॉरिटी कैन एडवाइजरी ओपिनियन ऑल्टर पास्ट वर्डिक्ट्स। तो ये केस बस इतना सा है कि रिसेंटली तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और बोला कि हमारे यहाँ के जो गवर्नर साहब हैं वो बिल को पॉकेट वीटो रख के बैठे हैं बड़े टाइम से। ठीक है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि मतलब गवर्नर साहब से कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को एक टाइमलाइन होनी चाहिए कि कब और कितने दिनों में आपको बिल को, चाहे वो आप मतलब रेकमेंड कर रहे हैं, विथहेल्ड कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक टाइमलाइन फिक्स करनी पड़ेगी उस चीज़ की। तो इसी बात पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट से कुछ
15 क्वेश्चंस लिखे और उनसे जवाब मांगा था। ठीक है, इसी को कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल दिस थिंग, व्हाट डू यू कॉल इट, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑल्टर्स प्रायर रूलिंग। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने मांगा था। तो 8 अप्रैल 2025 को ये इशू हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया गवर्नर इन एक्शन ऑन स्टेट बिल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, कि कोई भी गवर्नर का एक्शन है ही नहीं स्टेट के बिल पे, तो आप क्या कर रहे हैं, जबकि गवर्नर को कोई डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता नहीं, जनता चुनती नहीं है, और स्टेट को लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्ट जनता चुन के भेजती है उनको, तो आप डायरेक्टली जनता की चीज़ों को आप डिले कर रहे हैं, ये तो गलत बात है आपको। मैंडेटिंग बाइंडिंग टाइमलाइन फॉर प्रेसिडेंशियल एंड एसेंट, ठीक है, गवर्नर एसेंट। द जजमेंट अपहेल्ड लेजिस्लेटिव सुपरमेसी एंड फेडरल अकाउंटेबिलिटी स्पेशली इन केस ऑफ स्टेट बिल्स। नेचर एंड लिमिट ऑफ आर्टिकल 143 रेफरेंस। तो आर्टिकल 143 का क्लॉज 1 प्रेसिडेंट को यह शक्ति देता है कि सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस मांग सकें किसी भी मतलब टॉपिक पे, ओपिनियन पे, इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन। और सुप्रीम कोर्ट जो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट नेसेसरी आंसर करना है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू आंसर ऑल्सो। ठीक है, एंड सच ओपिनियंस लैक बाइंडिंग फोर्स। सो व्हाट इज बाइंडिंग फोर्स, विच मीन्स कि आप सुप्रीम कोर्ट के इस ओपिनियन को आप मतलब काउंटर नहीं कर सकते कि आपने जजमेंट में तो ये कहा था और ओपिनियन में ये आपने बोला है। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ओपिनियन दिया है वो पास्ट के जजमेंट पर काउंटर एक्टिव एक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अनलाइक एजुकेटरी रूलिंग इन आर्टिकल 41, अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर प्रेसिडेंट की बात ओपिनियन मांग रहे हैं, अगर प्रेसिडेंट के ओपिनियन का जवाब दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो मिनिमम 5 जजेस बेंच बैठेगी उसको सुनने के लिए, वो बैठेगी। नो ओवरराइड ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, मतलब कि अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कैन नॉट ओवररूल अ बाइंडिंग जजमेंट। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ट्रिपल तलाक जो है नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना, ट्रिपल तलाक तो मतलब एक तरीके से होना चाहिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ट्रिपल तलाक पे जजमेंट दे दी थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसकी वजह से आप जो पिछले जितना भी एक्ट है, जितना भी जजमेंट थी, वो चेंजेस कर सकें, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये आर्टिकल प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कैन नॉट ओवररूल अ बाइंडिंग जजमेंट, ऐसा कोई जजमेंट पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 8 अप्रैल को जजमेंट स्टैंड्स अनअफेक्टेड, एट द बेस्ट सुप्रीम कोर्ट कैन ऑफर क्लैरिफिकेशन विदाउट ऑल्टरिंग कोर लीगल प्रिंसिपल्स एज हेल्ड इन कावेरी केस। ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू क्या है यहाँ पे, ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू ये है यहाँ पे कि रेजेस डिबेट ऑन सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये तीनों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी मेंस में, और भर भर के हर साल एक क्वेश्चन लगभग होता ही है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, फेडरलिज्म और सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर। एडवाइजरी यूज ऑफ आर्टिकल 143 इज अंडर स्क्रूटिनी, एग्जीक्यूटिव ओवररीच एंड पेंडिंग स्टेट पिटिशंस लाइक केरला, पंजाब रिमेनिंग अनअफेक्टेड। ठीक है, कि मतलब स्टेट में भी गवर्नर्स जो हैं वो स्टेट के बिल को रेकमेंड या साइन नहीं कर रहे हैं, एक्सेंट नहीं दे रहे हैं, मतलब सालों सालों तक वो बिल को रखे हुए हैं। तो ये भी एक लेजिस्लेटिव ओवर रीच है, ये एग्जीक्यूटिव ओवर रीच है, दिक्कत हो रही है इससे। ठीक है, तो जुडिशरी कहीं ना कहीं आई, क्योंकि क्या है, जुडिशरी सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस रखती हैं। अगर लेजिस्लेटिव अपने पावर्स का मिसयूज करेगी तो एग्जीक्यूटिव आएगी, एग्जीक्यूटिव मिसयूज करेगी तो जुडिशरी आएगी, जुडिशरी मिसयूज करेगी तो ये दोनों आ सकते हैं जुडिशरी के खिलाफ। ठीक है, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट जयदीप धनखड़ जी का जो रेजिग्नेशन था, सो ये रेजिग्नेशन कोई आम रेजिग्नेशन नहीं था, और बताया गया था कि ये तबीयत इनकी ख़राब थी, इस वजह से इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। लेकिन एट द बैकड्रॉप कुछ और भी सुनने को मिल रहा था कि इन्होंने रिज़ाइन क्यों दिया है। सो एनीवेज, अब पॉलिटिकल अफेयर से हट के हम लोग जो न्यूज़ जो मेन है वो ये है कि जयदीप धनखड़ जी के इस रेजिग्नेशन से काफ़ी अफेक्ट हुआ है हमारा पार्लियामेंट, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर ये रिजाइन देते और प्रेसिडेंट के लिए खड़े होते तो बात अलग होती, लेकिन इन्होंने रिजाइन दे दिया है बीच सदन में चलते चलते, और रिजाइन दे दिया। इससे पार्लियामेंट की जो फंक्शन है वो अफेक्ट होगी, स्पेसिफिकली लोकसभा, सॉरी राज्यसभा। ठीक है, तो आर्टिकल 67A के तहत इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि कोई भी अगर वाइस प्रेसिडेंट है और जो कि एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन है राज्यसभा का,
वो अगर रेजिग्नेशन देते हैं, स्वयं देते हैं, तो वो एक लेटर लिख के दे सकते हैं सिंपली प्रेसिडेंट को कि जी हमारी हेल्थ खराब है ये। तो भारत में सब पहली बार हुआ है कि कोई वाइस प्रेसिडेंट स्वास्थ्य की वजह से रेजिग्नेशन देके चला गया है। इससे पहले जितने भी रेजिग्नेशंस हुए हैं वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होने के लिए हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या था? आर्टिकल 67A वो अलाउ करता है इनको वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन कर दें एनी टाइम, बस लेटर देना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए इसके लिए। ठीक है, उसके बाद पोस्ट रेजिग्नेशन क्या होगा? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो इनका कार्यभार संभालेंगे। इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 66 1952 आरपीआई एक्ट के साथ, यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वी ऑल नो प्रोपोर्शनल एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करती है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों हाउस के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। अगर ये दोनों टर्म आपको नहीं समझ में आ रहे हैं आज भी, तो प्लीज लक्ष्मीकांत की किताब उठाइए, प्लीज एनसीईआरटी उठाइए और पढ़िए, क्योंकि ये तो बहुत फाउंडेशन है, बहुत बेसिक है। ओके, देन मिड टर्म रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट रेयर होता है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रोल और इम्पैक्ट क्या होगा? वीपी का एक डुअल रोल होता है, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी होता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट का सक्सेसर भी होता है कि मान लीजिए प्रेसिडेंट को कुछ हो गया है ना, तो यही कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, सो हाईलाइट्स द क्लैरिटी एंड इमीडिएटली एम्बेड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द हाई ऑफिस। एनीवेज, ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा न्यूज आती है एक बढ़िया कि सुप्रीम कोर्ट पैनल प्रपोजेस पावर कॉरिडोर थ्रू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैबिटेट। ये न्यूज बहुत ज़्यादा खास इसलिए बन गई है क्योंकि ये काम जो है वो लेजिस्लेटिव्स का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कर रही है। मतलब कि चंद्रचूड़ साहब जब फॉर्मर सीजेआई थे, उन्होंने एक पैनल कमेटी बैठाई कि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं, वो भी राजस्थान में, और आप लोगों की लापरवाही की वजह से ये विलुप्त हो रहे हैं, ये गायब हो रहे हैं। तो इनके लिए अगर आप नहीं सोचेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी बनाइए और उस कमेटी में आप रिपोर्ट निकाल के ले आइए कि आखिर ये क्यों मर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं इनके लिए। तो ये किया गया और तभी सुप्रीम कोर्ट दिखी अपने एक पावरफुल रूल में, जिसको हम लोग कहते हैं जुडिशियल ओवररीच या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म, जो कि पॉलिसी मेकिंग का काम भी जुडिशरी करती है। तो ये आप नोट कर सकते हैं अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से कि कैसे हम जिसको हम कहते हैं जुडिशियल ओवररीच या कंप्लीट जस्टिस, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर भी हम आ सकते हैं यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी हैज प्रपोज अ डेजिग्नेटेड कॉरिडोर इन राजस्थान गुजरात टू रिड्यूस पावर लाइन कोलिजन विद क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। उनका कहना है हाई टेंशन केबल हैं, वायर हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जिनकी वजह से ये उड़ते हैं, इनका फेदर जो है वो काफ़ी बड़ा बड़ा है, जिसकी वजह से ये मर जाते हैं। आपको क्या करना है, जो हाई टेंशन केबल है उसको अंडरग्राउंड करिए, अंडरग्राउंड करिए, जितने भी सिर्फ इंडियन बस्टर्ड ही नहीं और भी जो एनिमल्स हैं उस विंसिनिटी के आसपास में, उनको भी उससे प्रोटेक्शन मिल सकता है। ठीक है, सो ये था। सो कोलिजन ओवरहेड पावर लाइन्स हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द लीडिंग कॉज ऑफ अननेचुरल डेथ। ठीक है, पावर लाइन हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द लीडिंग कॉज ऑफ अननेचुरल डेथ्स टू द बर्ड्स पुअर फ्रंटलर विजन। उसके बाद क्या है, फिर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था अंडरग्राउंड कर दो सारे पावर केबल लाइनिंग को, अभी तक हुआ नहीं है, इसीलिए फिर से बोला सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे। ठीक है, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ थी। तो क्या किया जा रहा है, कमेटी पावर कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, डेजिग्नाइट पावर कॉरिडोर 5 किलोमीटर राजस्थान में, 2 किलोमीटर गुजरात में, रिड्यूस क्रिस क्रॉस लाइनिंग, प्रायोरिटी जोन्स बनाए जा रहे हैं, ओवरहेड लाइंस बनाए जा रहे हैं, लार्ज विंड सोलर प्लांट्स आर रेस्ट्रिक्टेड, ये नहीं किया जाएगा, लार्ज विंड और सोलर प्लांट नहीं बनाया जाएगा। 11 किलोवाट और बिलो परमिटेड ओनली इन कॉरिडोर्स। हाई वोल्टेज लाइंस को क्या किया जा रहा है, या तो उनको रीराउट कर दीजिए या तो नीचे जमीन के अंदर कर दीजिए। ठीक है, सो जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट होगा। डिसेंटर्स लाइक देवेश गाडवी एंड कंजर्वेशनिस्ट अपोज पार्शियल एग्जेम्पशन साइटिंग रिस्क टू सीजनल हैबिटेट एंड सेक्रेड ओरांस। तो ये देवेश गाडवी हैं, उनका कहना है कि नहीं जी ये आप मत कराइए, आप इनको जो है वो कुछ कुछ एरिया में आप बस करवा सकते हैं, लेकिन जो आप जहां पे करवा रहे हैं वो जो जमीन वाले जो जानवर हैं, सीजन हैबिटेट हैं, सेक्रेड ग्रुप्स ओरान से, इनको दिक्कत पहुंच सकती है। अब तक तो कोई नहीं आया था, लेकिन अब ये लोग आने लगे।
ब्रॉडर लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क में क्या है, केस जो है इलस्ट्रेट करता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो यूपीएससी में जीएस पेपर 2 में इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के अंदर भी क्वेश्चन आता है, एथिकल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के अंदर भी क्वेश्चन आता है, तो ये सुटेबल एग्जाम्पल बैठता है वहां के लिए, ठीक है। फॉर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर प्रोटेक्शन एंड एक्ट reflects judicial environmentalism, balancing infrastructure expansion, species survival and local community participation. So Supreme Court well done in this case. ठीक है। जल जीवन मिशन का एक्सटेंशन हुआ है टू 2028 टूवर्ड सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल रूरल एक्सेस। ये पीआईबी में आया था, ठीक है, ये पीआईबी की न्यूज है। कहा जा रहा है इसमें कि लगभग 3 करोड़ यानी कि 16% रूरल हाउस होल्ड को जल मतलब पहुंच चुका था, और अब जो है हम लोग आगे और पहुंचा रहे हैं। बैकग्राउंड क्या है इसका, लॉन्च हुआ 2019 में, सेंटर की स्कीम है। प्राइमरी एम था कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप लगे हर रूरल हाउस होल्ड में बाय 2024। मिशन की फिलॉसफी थी हर घर जल, वाटर सर्विस डिलीवरी एट हाउस होल्ड लेवल विथ क्वांटिटी, क्वालिटी एंड रेगुलरिटी, ठीक है। वाटर का मतलब ये नहीं है यहाँ पर बस नल लगा दिया, भले पानी आए चाहे ना आए, या पानी आ भी रहा है तो गंदा आ रहा है जिसकी वजह से हेल्थ खराब हो रही है, ठीक है। यही बात हो रही थी यहाँ पे। सो एक्चुअली क्या हुआ कि मिशन का जो विजन है वो बता दिया गया आपको, ठीक है। राइट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी आर्टिकल 47 टॉक्स अबाउट पब्लिक हेल्थ। राज्य जो है वो अपने लोगों के लिए पब्लिक हेल्थ में कुछ ना कुछ जरूर करेगा। राइट टू लाइफ बात करता है हमारे आर्टिकल 21, लाइक एवरी रूरल हाउस होल्ड गेट, बिकॉज नेसेसिटी है ना पानी पीना, ठीक है। प्रमोट्स हर घर जल फिलॉसफी। एक्सटेंशन क्यों किया गया है ये देखिए, एक्सटेंशन इसलिए भी किया गया है क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो 16.7% 2019 में कवरेज हुई थी, और अब देखेंगे 2025 में 80.95 हुआ है। अब भी 20% रूरल हाउस होल्ड ऐसे हैं जो कि कवर नहीं है। ये कौन से हाउस होल्ड हैं, जो कि हिली एरिया में है, जहाँ पे वाटर की इंटेंसिटी क्वांटिटी बहुत लो रहती है, वाटर स्ट्रेस्ड एरिया है, ट्राइबल एरिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें चैलेंजेस क्या है कि इट इंक्लूड ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड सीजनल शॉर्टेज एंड क्वालिटी इशू, मतलब कि कभी कभी सोर्स का डिप्लीशन हो जाना, कभी कभी ऑपरेशन और मेंटेनेंस का रीजन हो जाना कि एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी इसमें आ रहे हैं, और दूसरा नल वल सब लग गया है और फिर दिक्कत आ रही है पानी की, पानी खराब हो जा रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको रिवाइव करके 2028 कर दिया गया है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस मॉडल के थ्रू, जैसे ग्राम पंचायत के थ्रू, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन अभियान के थ्रू इसको किया जा रहा है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, जब भी अगर आपको क्वेश्चन आता है मेंस में तो आपको यही लिखना है, ग्राम पंचायत हो गया, मनरेगा वर्कर्स हो गया, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, एनजीओज हो गए, ठीक है। ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी में ये लोग काम करते हैं, बढ़िया है। ये हमारे एसडीजी गोल को भी सपोर्ट करता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन इन रूरल पॉलिसी। इट स्ट्रेंथन्स कम्युनिटी ओनरशिप, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक हेल्थ आउटकम, मेकिंग इंस्ट्रूमेंटल बॉटम अप पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। ये लाइन याद रखिएगा, बॉटम अप पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्कीम्स, ओके। ये हो गया अपना। उसके बाद आते हैं, हमारी स्कीम है एम्पावरिंग वुमेन टेक्नोलॉजी, वुमेन थ्रू टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग नमो द्रोण दीदी स्कीम। नमो द्रोण दीदी स्कीम ये नई स्कीम नहीं है, लेकिन टारगेट किया जा रहा है कि लगभग 15,000 महिलाओं को हम लोग एग्रीकल्चर में सपोर्ट करेंगे, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा, और ड्रोन से मदद करवाएंगे, जो कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू हम लोग ट्रेनिंग कराएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट कराएंगे और लॉजिस्टिक एड कराएंगे। ये वाली स्कीम और जो LIC वाली स्कीम थी, इनको क्लब करिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पीआईबी में भी आया हुआ है, ठीक है। तो द्रोण दीदी स्कीम इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। ये देखिए, एम्पावर्स एम्स टू एम्पावर सेल्फ हेल्प ग्रुप बाय इंटीग्रेटिंग टेक ड्रिवन एग्रीकल्चर ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। जिसकी वजह से आपका जो अगर कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं एग्रीकल्चर में मैनुअली, उसको हम कैसे ड्रोन के साथ कर सकते हैं, क्या क्या ड्रोन कर सकता है इसमें देखिएगा, ठीक है। इनहैंस प्रिसिजन फार्मिंग, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग एंड रिड्यूस इनपुट कॉस्ट वाइल ब्रिंगिंग जेंडर गैप इनटू एग्रीटेक एक्सेस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिंगिंग जेंडर गैप इनटू एग्रीटेक एक्सेस एग्रीकल्चर में, ओके।
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्रेमवर्क एंड फाइनेंशियल डिजाइन क्या की गई है, लगभग इसको 1260 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है, टारगेटिंग 15,000 ड्रोन्स, प्रोवाइड 80% फाइनेंशियल सेंट्रल जो फंड करेगा और बाकी जो है वो डीजीसी अप्रूव ट्रेनिंग कराई जा रही है। लेड फर्टिलाइजर कंपनीज एंड गवर्नेंस बाय एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के अंडर ये आता है। ऑपरेशनल चैलेंज क्या है इसमें, ट्रांसपोर्ट इशू फेस्ड बाय 40% ऑफ एसएचजीज, वर्स्ट इन साउदर्न पार्ट। अगर हम प्रोक्योर करने जा रहे हैं, अगर कुछ खराब हो रहा है तो ये ट्रांसपोर्ट का इशू है थोड़ा सा। उसके बाद एसएमएम इंटरवेंशन, 80% ऑफ मल्टी यूटिलिटी व्हीकल टू सपोर्ट ड्रोन एंड स्ट्रेंथनिंग लास्ट माइल रीच। सोशो इकोनॉमिक क्या है, अब यहां देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन प्रमोट्स रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, बूस्ट वुमेन्स इनकम एंड स्किल, बिल्ड डिसेंट्रलाइज एग्रीटेक सर्विस इकोसिस्टम। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन विद डीजीसीए, ADRTC एंड प्राइवेट सेक्टर, रीइंफोर्सिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्री मॉडर्नाइजेशन। तो ये आपके लिए रेलेवेंट है, ये जीएस पेपर 2 पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ सेल्फ हेल्प वुमेन्स है, फिर उसके बाद ये एग्रीटेक एक्सेस, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे सोशोलॉजिकल एक इशू है कि भाई पुरुष जो हैं वो नौकरी की तलाश में छोड़ के घर छोड़ के चले जाते, बाहर चले जाते हैं, औरतें जो खेती बाड़ी करती हैं, तो अगर औरतें कर रही हैं, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, तो इस स्कीम से कितना फ़ायदा हो सकता है, जिसको हम कह रहे हैं जेंडर गैप भी जा सकता है। ओके, अब आते हैं हमारे अपने आखिरी स्कीम पे, जिसको हम कहते हैं संचार मित्र स्कीम, एम्पावरिंग टेलीकॉम अवेयरनेस, लॉन्च ऑफ संचार मित्र स्कीम। दोस्तों ये स्कीम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, ठीक है। उनको, उनके नॉलेज को, उनके एक्सपीरियंस को और बूस्ट करने के लिए है, उनकी लिटरेसी को और बढ़ाने के लिए है, टेलीकॉम लिटरेसी बढ़ाने के लिए, साइबर सेफ्टी और एक डिजिटल यूसेज को बढ़ाने के लिए है, ठीक है। तो ये भी हमारा पीआईबी में आया था। डीओटी रोल्स संचार मित्र स्कीम, एम्पावर यूथ एज डिजिटल एम्बेसडर। ओके, सो स्कीम क्या कह रही है देख लेते हैं। नंबर 1, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, लॉन्च टू क्रिएट नेशन वाइड नेटवर्क, डिजिटली ट्रेन्ड यूथ रहेंगे, प्रमोट टेलीकॉम लिटरेसी, साइबर सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर, ठीक है। टारगेट किसको कर रहे हैं, ओपन टू स्टूडेंट्स फॉर टेक्निकल डिसिप्लिन्स ओनली, जैसा कि मैंने कहा था, जो कि टेलीकॉम में, आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, साइबर सिक्योरिटी में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। एनरोल इंस्टीट्यूशन पार्टनरिंग विद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, वही इंस्टीट्यूशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंश्योर डोमेन स्पेसिफिक पार्टिसिपेशन विद इंडियाज डिजिटल इंडिया एंड साइबर सिक्योरिटी कनेक्शंस। उसके बाद फंक्शन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या है, इन लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी 5G की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, AI की, टेलीकॉम पॉलिसी की, ताकि उनको R&D में, पॉलिसी फोरम में, इंडस्ट्री के वर्कशॉप में, ये सब इनको पार्टिसिपेशन में। बहुत अच्छी स्कीम है, अगर आप भी करना चाह रहे हैं तो देख लीजिए कि अगर आपको इनका बेनिफिट मिल जाता है कि नहीं, क्योंकि दिस इज टॉक अबाउट एम्पावर्स यूथ, एम्पावर्स डिजिटल गवर्नेंस एम्बेसडर, सपोर्ट्स साइबर हाइजीन एंड कम्युनिटी लेवल, ये ठीक है। सो इट बिल्ड्स द स्किल टेलीकॉम ह्यूमन रिसोर्स बेस एंड एडवांसिंग आत्मनिर्भर भारत एंड डिजिटल इंडिया गोल्स। तो ये जो नीचे लाइन है कंक्लूजन की, स्ट्रेटेजिक की, इसको नोट करके रखिएगा। दीज आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस प्रिपरेशन, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है, डिजिटल इंडिया गोल्स की बात कर रहा है, टेलीकॉम डिजिटल गवर्नेंस के एम्बेसडर के बारे में बात कर रहा है, कम्युनिटी लेवल डिजिटल रेजिलियंस के बारे में बात कर रहा है। ओके, सो दिस इज इट। आई थिंक हमने करंट अफेयर का हमारा पूरा सेशन रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट डन। ऑलराइट, सो आई थिंक एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि पिछले एक महीने में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या क्या आए हुए हैं। अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, जय हिंद, हम जीतेंगे। तो मुझे ये लग जाएगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा हुआ है एंड आपका भला हो, और मैं आपके साथ हूँ, ऊपर वाला आपके साथ है। यू विल डेफिनेटली क्लियर योर PSC प्रीलिम्स 2026 or 7 you are preparing for. Thank you so much. You will get the PDF in the Telegram group and you can join the group. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.